गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अरस्तु के संविधान और उसके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो। अरस्तु ने संविधान का आधार, संविधान क्या होता है, इसका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, जैसा कि आगे आप पढ़ेंगे कि अरस्तु के अनुसार संविधान के वर्गीकरण के दो आधार बताए गए हैं, संख्या के आधार पर और नैतिक आधार पर। अरस्तु के अनुसार कौन सा संविधान अच्छा है और उस संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। अरस्तु के संविधान की जो विशेषताएं हैं उनके अध्ययन करने के बाद में हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या आलोचनाएं हैं और क्या इसका महत्व है। आज इस वीडियो में हम अरस्तु के संविधानों का वर्गीकरण का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अरस्तु के अनुसार संविधान या पॉलिटी राज्य का एक ऐसा संगठन है जिसका संबंध राज्यों के पदों के निर्धारण से है, जो राजनीतिक मामलों में सर्वोच्च हो। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि अरस्तु के अनुसार संविधान क्या है। तो अरस्तु के अनुसार संविधान है राज्य के पदों का निर्धारण से है, ऐसे पद जो राजनीतिक दृष्टि में सबसे ऊपर हो। दूसरी बात हम देखते हैं कि अरस्तु के अनुसार जो संविधान की परिभाषा दी गई है उस परिभाषा में क्या क्या चीज़ शामिल हो सकती हैं या किन किन चीज़ों को हम सम्मिलित कर सकते हैं। पहली बात यह है कि यह राज्य और उसके पदों का एक निर्धारण करने का एक संगठन है। दूसरी बात है संविधान द्वारा ही सर्वोच्च सत्ता का निर्धारण होता है, अर्थात किसी भी शासन व्यवस्था के अंदर संविधान होगा, वही सुप्रीम जो पावर होती है, अथॉरिटी होती है, उसका निर्धारण करता है। तीसरी बात है राज्य के लिए संविधान एक अति आवश्यक है, क्योंकि किसी भी राज्य के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए किस प्रकार के नियम कानून कायदे होंगे उसके बारे में ये बताया गया है। अरस्तु ने राज्य, संविधान और दल, इन तीनों को उसने एक ही माना है। अर्थात अरस्तु के अनुसार राज्य, जो कि हम आज वर्तमान में देश बोलते हैं, संविधान और दल, अरस्तु के अनुसार ये तीनों एक ही श्रेणी में आते हैं। अर्थात अरस्तु ने इनमें कोई अंतर नहीं किया है। आगे देखते हैं हम। अरस्तु ने जो संविधानों का वर्गीकरण किया है वो अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स, उसके चौथे भाग में, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि पॉलिटिक्स के 8 भाग हैं और जो पॉलिटिक्स का चौथा भाग है उसमें अरस्तु संविधान का वर्णन करता है। इससे राज्य की अंतिम शक्ति, शासन के स्वरूप और सरकार और जनता के संबंधों का पता चलता है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि अरस्तु की प्रसिद्ध रचना पॉलिटिक्स के चौथे भाग में अरस्तु ने संविधानों के वर्गीकरण का उल्लेख किया गया है। अरस्तु ने प्लेटो की स्टेट्समैन से प्रभावित होकर संविधानों का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। जो ये स्टेट्समैन है वो प्लेटो की प्रमुख रचना है। इससे प्रभावित होकर अरस्तु ने एक वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है संविधानों का। साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक ये वर्गीकरण प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। हम आगे देखते हैं वर्गीकरण किस प्रकार से बताता है। अरस्तु के अनुसार संविधान के वर्गीकरण के 2 आधार हैं। यह आपके 2 नंबर का छोटा सवाल आ सकता है। अरस्तु के अनुसार संविधान के वर्गीकरण के 2 आधार हैं। पहला है संख्या के आधार पर, यानी एक शासन करने वाला व्यक्ति एक है या एक से अधिक है, और दूसरा जो आधार है उसका नैतिक आधार है। अर्थात जो शासन का जो रूप होगा वो अच्छा है, अर्थात सामान्य हित में है या व्यक्तिगत हित में है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अरस्तु के अनुसार संविधानों का वर्गीकरण के 2 आधार हैं, एक संख्या का आधार है और दूसरा आधार है नैतिकता का आधार है। अरस्तु का जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण को हम इस तालिका के आधार पर अच्छी तरह समझने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें आप देखें, प्रथम आधार जो मैंने लिखा है संख्या का आधार है और द्वितीय आधार है नैतिक आधार है। अर्थात संख्या का मतलब यह हुआ कि शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या एक है, एक से अधिक है या बहुत सारे हैं। तो अरस्तु नैतिक आधार में 2 प्रकार की बात बताता है। अगर उसका जो स्वाभाविक रूप है सामान्य हित के आधार पर कार्य करता है तो वो स्वाभाविक होगा। अर्थात नैतिक आधार पर हम यूँ समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एक व्यक्ति शासन कर रहा है और वो सभी का हित चाहता है, उसका रूप ये होगा। अगर व्यक्तिगत रूप हित चाहता है तो उसका रूप ये होगा।
अब आप यूँ समझें, संख्या के आधार पर शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या मान लो 1 है। अगर वो एक शासक या राजा शासन सही ढंग से करेगा, सभी के हित को उसमें वो समाहित करेगा, तो शासन का स्वाभाविक रूप एक तंत्र या राजतंत्र होगा। अर्थात वहाँ हम राजतंत्र की स्थापना देखेंगे। तो ये एक व्यक्ति होगा और शासन सामान्य हित में करेगा तो राजतंत्र की स्थापना होगी। ऐसा अरस्तु ने एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करके निष्कर्ष के रूप में निकाला है। अगर उस शासक का हित जो होगा वो स्वयं तक हित होगा या खुद का हित करेगा, जनता का भला नहीं करेगा, तो वो जो उसका विकृत रूप हमें देखने को मिलेगा एक व्यक्ति के शासन का, और वो होगा आततायी तंत्र। उसको बोलेंगे हम आततायी तंत्र या निरंकुश तंत्र की श्रेणी में हम उसको रख सकते हैं। ये आततायी तंत्र भी लिख सकते हैं और आप इसको निरंकुश भी लिख सकते हैं। दूसरी बात अरस्तु करता है कि अगर एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों का शासन अगर हो, तो अगर उस एक से अधिक व्यक्तियों का शासन अगर हो, इन 2 का शासन हो और उनका उद्देश्य अगर सही हो, तो वहाँ अरिस्टोक्रेट यानी कुलीन तंत्र की स्थापना होगी। अगर उनका उद्देश्य खुद तक सीमित होगा तो वहाँ वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र की स्थापना होगी। तीसरी बात करते हैं हम, अरस्तु कहता है कि शासन करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, जैसे वर्तमान में लोकतंत्र शासन व्यवस्था में देखने को मिलती है, तो उसका जो स्वाभाविक रूप या अच्छा रूप होगा बहुतंत्र होगा और उसका बिगड़ा हुआ रूप होगा भीड़ तंत्र। और इस भीड़ तंत्र को अरस्तु लोकतंत्र कहता है। आगे चलकर हम इसके बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। अब ये देखते हैं कि अरस्तु के अनुसार जो ये संविधानों का वर्गीकरण किया है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि अरस्तु का जो वर्गीकरण है संविधानों का, वो संख्या और हित के आधार पर संविधानों का वर्गीकरण किया गया है। दूसरी बात है कि अरस्तु जो अपने संविधानों का वर्गीकरण करता है उसमें एक साइकिल चलती है, चक्रीय परिवर्तन चलता है। अर्थात संविधान आज एक स्टेज में है, अर्थात इस प्रकार का संविधान है, तो धीरे धीरे समय काल परिस्थिति के अनुसार वो बदलता रहता है। ऐसा नहीं कि फिक्स वो ही रहेगा। तो उस चक्र को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अरस्तु के अनुसार जो पहला चक्र है वो हम देखते हैं। पहला जो है इसमें राजतंत्र मानता है। राजतंत्र समय काल परिस्थिति के अनुसार धीरे धीरे निरंकुश तंत्र में बदल जाएगा और निरंकुश तंत्र आगे चलकर कुलीन तंत्र में बदलेगा, फिर ये वर्ग तंत्र में बदलेगा, फिर संवैधानिक तंत्र में बदलेगा और लास्ट में ये भीड़ तंत्र, जिसको कि अरस्तु लोकतंत्र की श्रेणी में रखता है। और इस जो एक चक्रीय संविधान जो बताया है, चक्रीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, इसके अंदर जो संवैधानिक तंत्र है अरस्तु के अनुसार ये सबसे बढ़िया है, जिसको पॉलिटी कहता है। हम देखते हैं संवैधानिक तंत्र अर्थात पॉलिटी अरस्तु के अनुसार सबसे अच्छी उत्कृष्ट शासन व्यवस्थाओं की श्रेणी में आती है। पॉलिटी जो है या संवैधानिक तंत्र का जो संविधान का वर्गीकरण किया है वो सबसे बढ़िया क्यों है? क्योंकि ये विधि पर आधारित है, शासन की बागडोर मध्यम वर्ग में देने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उच्च वर्ग तो धनिक होता है, वो अपने मध्यमस्त रहता है, निम्न वर्ग के पास में इतनी बुद्धि नहीं होती है कि वो शासन कर सके। अर्थात अरस्तु के अनुसार मध्यम वर्ग जो होगा वो शासन करने योग्य होगा। यह जो पॉलिटी है वो मिश्रित शासन व्यवस्था है, क्योंकि इसमें कुलीन तंत्र की नैतिकता है और लोकतंत्र की संख्या का भी इसमें महत्व बताया गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अरस्तु के संविधान के वर्गीकरण की ये निम्नलिखित विशेषता हैं। हम आगे देखते हैं कि अरस्तु के अनुसार जो संविधानों का वर्गीकरण किया गया है उसके अंदर कुछ आलोचनाएं हमें नज़र आती हैं। तो पहली आलोचना इसकी यह की जाती है कि अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण नहीं किया है, अरस्तु ने सरकारों का वर्गीकरण किया है। अर्थात शासन व्यवस्थाएं किस प्रकार की हैं, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, वो संविधान नहीं है। तो पहली और अंतिम इसकी जो आलोचना होती है वो ये होती है कि अरस्तु के अनुसार जो संविधानों का वर्गीकरण किया गया है वो संविधानों का वर्गीकरण नहीं होकर के सरकारों का वर्गीकरण किया गया है। लोकतंत्र को सबसे निकृष्ट शासन व्यवस्था मानी गई है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज अधिकांश देशों की शासन व्यवस्थाओं के अंदर
ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही मान्य है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि लोकतंत्र को भीड़ तंत्र या सबसे निकृष्ट शासन व्यवस्था मानना अरस्तू की भूल है। दूसरी बात यह हुई कि अरस्तू संविधानों का वर्गीकरण की बात करता है, लेकिन बेसिकली वो संविधानों का वर्गीकरण नहीं है, वो सरकारों का वर्गीकरण है। हम इसके अंतिम बिंदु की तरफ बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि अरस्तू के अनुसार उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद भी अरस्तू का जो संविधानों का वर्गीकरण था उसका एक अपने आप में इम्पोर्टेंस है। उसका इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण है और इसके बाद ही, यानी इस वर्गीकरण के होने के बाद ही तुलनात्मक राजनीति में संविधानों के वर्गीकरण को प्रस्तुत किया गया। तुलनात्मक राजनीति का जनक भी अरस्तू को ही कहा जाता है। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके लिए कल जो अपना अगला वीडियो होगा वो उसमें हम आपको बताएंगे कि अरस्तू किस प्रकार से आगे जो कौन कौन से बाकी जो संविधान इसके सिद्धांत बच गए हैं, आदर्श राज्य बच गया इनका, उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे अपन। और अरस्तू की क्रांति जो सबसे महत्वपूर्ण है उसके बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।